औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका संडे अच्छा गुजरा होगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 13 14/12/2020 वेव एंड ऑसिलेशन BS फिजिक्स मॉर्निंग कोर्स यूएस के सिलेबस के मुताबिक और कोड है 102। आज हमने जो है वो चैप्टर इंटरफेरेंस का शुरू किया हुआ है। तो उस चैप्टर के अंदर जो है आज हमने स्टडी करना है एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय फेजर मेथड। हमें इस बात का पता है कि लाइट जो है बेसिकली वो क्या है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमें इस बात का पता है कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आपको पता है कि एक कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है और एक कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का होता है। और बेसिकली जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको हम बेसिकली जो है वो डिस्क्राइब करते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्योंकि आपको इस बात का पता है, आपको इस प्रॉपर्टी का पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रेट वे जिस जगह पर चार्ज पड़ा होता है वहाँ से जो है वो इमर्ज हो रही होती हैं, निकल रही होती हैं। लेकिन इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो कर्लिंग होती हैं, वो कर्ल करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो इस तरह स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड की यूँ कर्ल होती है। लिहाजा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमारे पास जो वेव का एम्पलीट्यूड होता है वो भी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट से जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये जो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे फेजर मेथड से, यानी कि फेज के जरिए ट्रिग्नोमेट्री के जरिए ट्राइंगल्स बनाकर, तो उसके अंदर हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हम जो एम्पलीट्यूड्स हैं वेव के उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है उसको हम किस तरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिंग हमें पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की, क्योंकि हमारे पास लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वैसे तो ये डिफिकल्ट है कि हम दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं उनको ऐड करें किसी अलजेब्रिक मेथड से, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है फेजर मेथड जो है उसको यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनको ऐड करते हैं। वैसे तो ये काम करना मुश्किल है, यानी कि एनालिटिकली अगर आप इसको करने की कोशिश करें तो इट इज़ ए टफ मेथड, लेकिन जो फेजर मेथड है इसके ज़रिए ये आसानी से इस काम को जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो it is difficult to add two or more EM waves with the help of algebraic method। अलजेब्रिक मेथड जो है इससे ऐड करना हमारे लिए जो है वो मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉब्लम of addition is solved with the help of फेजर मेथड। अभी हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज फेजर मेथड। ठीक है, फेजर मेथड जो है वो क्या होता है और किस तरह हम फेजर मेथड की मदद से
जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एम्पलीट्यूड को। आप कंसिडर करें कि डिस्टर्बेंस है एक वेव की, और वो डिस्टर्बेंस जो वेव की है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के जरिए। तो कंसिडर ए डिस्टर्बेंस ऑफ वेव। एक वेव जो है उसकी डिस्टर्बेंस को आप कंसिडर करें, ठीक है। और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं E1, एक वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, और E0 जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ वेव जो है वो। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी कि E1 E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये हमारे पास एक जो है वो डिस्टर्बेंस होगी, और इसमें E1 जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको क्या लें आप, सॉरी, ये जो है ये E1 है और ये E0 है। E0 इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और जो हमारे पास E1 है ये इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ वेव है, ठीक है। उसके एक पार्ट का हमने एक पार्ट जो है उसको कंसिडर किया, याद है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप कंसिडर करें साइन ऑफ ओमेगा टी जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एक साइनोसाइडल वेव है, ठीक है। साइन ऑफ ओमेगा टी क्या है, डिस्क्राइबिंग इट इज ए साइनोसाइडल वेव, कि ये एक साइनोसाइडल जो है वो हमारे पास वेव है, साइन की फॉर्म की हमारे पास है। और फाई जो है ये क्या है, ये फेज कांस्टेंट, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, आप इसको क्या देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद जो अनदर पार्ट है डिस्टर्बेंस का, कंसीडर एन अदर पार्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। अब दूसरा पार्ट जो डिस्टर्बेंस का उसको कंसीडर करें तो वो क्या होगा, E2 E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। इसमें भी E0 जो है ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होगा, और E2 जो है ये इलेक्ट्रिक पार्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऑफ वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट जो है वो उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम जो पार्ट कंसिडर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दो जो है इक्वेशंस आ गई, ये दो एक ही वेव की डिस्टर्बेंसेस हैं, एक को E2 से और एक को E1 से हम जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब फेजर है जो हमारे पास फेज है वो रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हम ये डायरेक्शन ले रहे हैं उसकी फेजर की, फाई क्या एंगल है, तो जाहिर बात है एंगल जो है वो किसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो चेंज हो रहा होगा, तो हम कहते हैं कि फेजर जो है ये रोटेट कर रहा है, फेजर इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फेजर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो
अब हम इसको समझने के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। आप देखें कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और यहाँ से ये रिजल्टेंट ई नॉट मेरे पास एम्पलीट्यूड है, ये E1 मेरे पास कंपोनेंट है, इसको इससे मिला दें, ये कोई एंगल ओमेगा टी जो है वो बन रहा है, और यहाँ पर ये भी हमारे पास E1 के बराबर है। तो ये हमारे पास यह फिगर है। आप देखें कि हम जो है अगर अब दो वेव्स जो हैं उनको ऐड करते हैं, ठीक है, हमारे पास ये मैंने एक ही बनाया है। अब मेरे पास दूसरा पार्ट भी है, ठीक है, दूसरा पार्ट मेरे पास कौन सा है, वो E2 मेरे पास पार्ट है। तो अब मैं अगर इकट्ठी फिगर जो है इसकी बनाऊँ, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि E1 जो है मेरे पास E1, ठीक है, E1 का जो यहाँ से E नॉट है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ से बनेगा, ठीक है, E नॉट का एक कंपोनेंट यहाँ से क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और इसके अलावा जो बनेगा वो होगा E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू ई नॉट की है, ठीक है, इधर से अगर आप देखें तो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यही है, ठीक है, साइन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो अगर आप निकालें यहाँ से साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपको परपेंडिकुलर है, E1 ओवर E नॉट, ये चीज आ जाएगी। तो E1 आपके पास E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा, और इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाएगा फेज को, तो E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। आप देख लें कि वो इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी है उसको मैंने इस फिगर से जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर कोसाइन का फेज ले सकता हूँ, लेकिन मैं साइन का ले रहा हूँ क्योंकि साइन का जो है वो ओरिजिन से यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो है वो भी निकल आएगी। आप देखें दूसरी इक्वेशन के अंदर भी आप जो है इसको अगर आप कह दें कि ये ई नॉट है, ठीक है, और ये आपके पास E2 है, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं कि साइन ऑफ ओमेगा टी हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 ओवर E नॉट, तो E2 मेरे पास E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और अगर इसके अंदर फेज को ऐड कर दें तो E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये चीज निकल आएगी सिमिलर, ठीक है। दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास। अब जो है हमने इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एडिशन के लिए हमें एक इकट्ठी डायग्राम जो है वो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो इकट्ठी डायग्राम हम बनाते हैं, और उसके ऊपर हमें फिर हेड टू टेल रूल जो है वो भी लगाना पड़ेगा, जिसके जरिए हम इनको ये जो दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास E1 और E2, इनको हम ऐड जो है वो कर पाएंगे। अब आप देखें कि दोबारा के हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास ये वेक्टर ई नॉट और इधर ये वेक्टर ई नॉट, उसको जरा आप हटा दें, इसको इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ मिलाएं, ठीक है। यहां से कोई एंगल थीटा बन रहा है, यहां से एंगल ओमेगा टी जो है वो बन रहा है, बल्कि आप जो है इसको कह लें कि ये एंगल यहाँ से कोई फाई जो है वो हमारे पास बन रहा है। ये हमारे पास वेक्टर E1 है, ये वेक्टर हमारे पास E2 है। तो जो हमारे पास प्रोजेक्शन है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ से जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर यहाँ से आप देखें तो E हमारे पास आएगी E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये आ जाएगी और इसको हम क्या कहते हैं, ये इक्वेशन जो थी हमारे पास E1 E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, इसको 1 कह रहे हैं, इसको कहते हैं E0 E2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट इन दोनों को ऐड करेंगे तो E आएगा। ठीक है, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे पास निकल आएगा। इसको कह देंगे ये इक्वेशन 3 है। अब मैं दोबारा इसके लिए एक और फिगर जो है वो बनाता हूँ। ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, ये फिगर से हम ट्रिग्नोमेट्री के जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें, ये पहला वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर और ये इसका यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये E0, यहाँ पर भी ये E0 और इसका फाइनल एम्पलीट्यूड जो है उसको हम कह देते हैं कि वो ये यहाँ पर E0, इसका फाइनल एम्पलीट्यूड जो है वो निकल आएगा। देखिए यहाँ पर जो है ये हमारे पास E2 है और इधर हमारे पास ये E1। ठीक है, यहाँ से कोई एंगल ओमेगा टी बन रहा है, इधर से कोई एंगल गैमा जो है वो बन रहा है। तो E0 जो है वो क्या है, ये E0 जो है, E0 द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ये एम्पलीट्यूड है। देखिए हमने हेड टू टेल रूल लगाया, एक E0 वेक्टर ये E0, तो हेड टू टेल रूल से ये E0 हमारे पास आ गया। तो ये रिजल्टेंट यानी कि दो वेव्स जो आपने E1 और E2 ऐड की हैं उनका ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो आपने पार्ट जो ऐड किए थे उनका ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये पता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ द वेव है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। ये हमने कैलकुलेट करके देखा है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है ये एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। ये देखिए, यहाँ पे स्टडी की है। तो जो हम ह्यूमन आई है वो टाइम वेरिएशन जो है उसको तो डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो ये जो हमारे पास अब फिगर जो अभी हमने ये बनाई थी, ठीक है, मैंने बता दी, इसको दोबारा हम बना लेते हैं। ये जो हमने फिगर बनाई है, ठीक है, इस फिगर के अंदर देखें ये E0, ये E0, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर E0, यहाँ से इसको मिला दें, ये E2, यहाँ से इसको मिला दें, ये E1, यहाँ से कोई एंगल गैमा, यहाँ से कोई एंगल जो है वो माना था ओमेगा टी। ठीक है, और इसका एक एक्सटर्नल एंगल यहाँ पर बन रहा है फाई और यहाँ पर एंगल ये गैमा बन रहा है। तो ये जो हमारे पास ये फिगर है, इस ये क्या, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस हमारे पास ट्राइंगल है। इसमें देखिए कि ये वाला जो है ये इसका एक्सटर्नल एंगल है और ये गैमा और गैमा जो है इसके इंटरनल एंगल है। तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं इसमें जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, तो यानी कि ये जो है इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है ये एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि 2 गैमा जो है वो फाई के बराबर जो है हमारे पास आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास अब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है इसको मैंने पहले कहा था E0, आप इसको अब E थीटा का नाम दे दें। ठीक है, E0 पहले इसको कह दें आप E थीटा। तो E थीटा जो है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड
ऑफ वेव है, यानी कि जो दो वेव्स ऐड हुई हैं उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ये है। तो ई थीटा जो है हमारे पास, अब आप देखें ई थीटा ये किसके बराबर होगा, ई नॉट कॉज ऑफ गैमा प्लस ई नॉट कॉज ऑफ गैमा। ठीक है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास देखें, यहाँ से ये एंगल गैमा मान रहा है और ये एंगल भी हमारे पास गैमा मान रहा है। तो ई नॉट कॉज ऑफ गैमा, अगर गैमा कॉज ऑफ गैमा निकालें, ठीक है, इन दोनों के लिए, इसके लिए भी अगर आप कॉज ऑफ गैमा निकालें तो कॉज ऑफ गैमा हमारे पास क्या निकलेगा, कॉज ऑफ गैमा जो है वो हमारे पास ई नॉट ओवर ई थीटा के, ये ई नॉट वेक्टर है और ये ई थीटा इसके बराबर निकलेगा। तो ये दोनों ई थीटा टू ई नॉट कॉज ऑफ गैमा के बराबर जो है वो आ जाएगा। और हम इसको राइट डाउन करेंगे कि जो ई हमारे पास फाइनल एंगल बन रहा है, आप देखें ये ओमेगा टी और ये गैमा, ये ई थीटा है, तो इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ई थीटा ई नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस गैमा। ठीक है, ये हमारे पास सॉरी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस गैमा जो है, ये हमारे पास फाइनल एंगल जो है वो निकल आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि हमने जो है ये फाइनल इक्वेशन जो है वो निकाल लिया है, और फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आई है कि E इज इक्वल टू ई थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ई थीटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये फाइनल इक्वेशन जो है वो निकल आएगी। इसको मैंने दोबारा जो है इधर ये लिख दिया, और इसमें ई थीटा जो है आपके पास वो 2 ई नॉट कॉज ऑफ गैमा के बराबर है, यानी कि इसके अगर ई थीटा की वैल्यू रखें तो ई थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 ई नॉट कॉज ऑफ गैमा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारे पास इक्वेशन जो है। अब ये हमने इक्वेशन जो है इसको फेजर मेथड से कैलकुलेट किया। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ई इक्वल टू ई थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ये हमने फाइनल रिजल्टेंट कंपोनेंट जो है ये दो वेव्स को ऐड करके उनकी मदद से हमने इसको कैलकुलेट किया। लेकिन इसको हम अब दूसरे तरीके से भी, ये तो फेजर मेथड से किया, हम इसको एनालिटिकल मेथड से भी करने की कोशिश करते हैं, और यही वाला रिजल्ट हमारे पास एनालिटिकल मेथड से भी कैलकुलेट होगा। तो अब हम देखते हैं बाय अलजेब्रिक मेथड या एनालिटिकल मेथड। तो अब आप देखेंगे एक वेव जो हमारे पास E1 हम ले लेते हैं ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और दूसरी ले लेते हैं E2 ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये 5 का हमने इसके अंदर फेज डिफरेंस जो है वो डाल दिया। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E1 प्लस E2 के बराबर होगा, तो E मेरे पास क्या आ जाएगी, इसके अंदर पुट करें ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, यह चीज़ आ जाएगी। और यहाँ से आप ई नॉट को कॉमन अगर निकाल लें तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी
प्लस फाई के बराबर ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर आप जो है वो फार्मूला लगा सकते हैं कि साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू 2 cos p प्लस क्यू पावर 2 और साइन p माइनस क्यू ओवर, ये वाला फार्मूला आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो वो वैल्यूज रखें पी और क्यू की। पी जो है वो आपके पास ओमेगा टी है और क्यू जो है वो आपके पास ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ई 2e नॉट कॉज ऑफ, इधर आना है साइन और इधर आना है कॉस, ठीक है। तो 2e नॉट साइन ऑफ p की जगह पर, अब आप देखें कि हमारे पास क्या आएगा, p की जगह पर हमारे पास ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर आएगा ओमेगा टी माइनस 5 डिवाइड बाई 2। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो ये तो ओमेगा टी से कट जाएगा, तो E इज इक्वल टू E नॉट 2E नॉट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड बाई 2 और कॉज ऑफ माइनस 5 बाई 2। ये इक्वेशन जो है ये मेरे पास बन जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये इक्वेशन जो है इसको हम जो है वो फर्दर सॉल्व आउट करेंगे। तो आप देखेंगे हमें एक बात का तो ये पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा जो है वो cos ऑफ थीटा के ही बराबर होता है। तो cos ऑफ माइनस 5/2 cos ऑफ 5/2 के ही बराबर होगा और ये वाली टाइम जो है 2 से कट जाएगा और 5/2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसको जो है वो हम राइट डाउन कर सकते हैं। आप देखें कि E इज इक्वल टू 2E नॉट ओमेगा टी प्लस 5/2 और cos 5/2। अब आप देखेंगे हमारे पास जो 5/2 है, आपने निकाला था 2 गैमा इज इक्वल टू 5, तो गैमा इज इक्वल टू 5/2 होगा, ये वैल्यू उठा के इधर आते हैं। तो 2E नॉट इनटू ओमेगा टी प्लस गैमा और cos ऑफ गैमा, और आपको पता है कि 2E नॉट cos ऑफ गैमा आपने E थीटा के बराबर निकाला था। तो ये हमारे पास आ जाएगा E थीटा यहाँ पर साइन आ रहा है, ठीक है। E थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस गैमा, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव जो है वो निकले, ठीक है। अब देखेंगे आपने एनालिटिकल मेथड से वही वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करके देख लिया है, जैसे हमने जो है वो कैलकुलेट किया था फेजर मेथड से, वही रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ गया। यानी कि दोनों तरीकों से एक ही रिजल्ट निकल रहा है, इसका मतलब है कि दैट इज ऑथेंटिक रिजल्ट। ये सिर्फ क्या किया है,
कि हमारे पास एक वेव थी, उस वेव के डिस्टर्बेंस के जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स थे, 2 इलेक्ट्रिक पार्ट्स थे, हमने उनको एडअप किया और हमारे पास रिजल्टेंट वेव आई। तो ये बताई है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं। तो अगर हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेना है, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगर आपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेना है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए जो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस गामा इसको 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर E इज इक्वल टू ई थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा तो E इज इक्वल टू ई थीटा, ये हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो वेव का आ जाएगा। और हमें पता है कि ई थीटा ई कॉज ऑफ गामा के बराबर है और ई गामा की वैल्यू कॉस 5/2 के बराबर है। तो अगर फाई यहाँ पर 0 है तो हमारे पास ई कॉस ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा और ये कॉस 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होगा और हमारे पास ई जो है ये E0 के बराबर जो है वो हमारे पास निकल आएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि हमें पता था इस बात का कि जो ई थीटा है हमारे पास वो इसके बराबर है। ठीक है, तो ई थीटा हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट E0 के ही बराबर है। E0 क्या है? ई थीटा जो है वो रिजल्टेंट वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और E0 जो है वो कंपोनेंट वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो जब आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 1 ऑफ द कंपोनेंट्स वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ये हमने यहाँ पर सिंपली निकाल के देख लिया। तो ई थीटा जो कि E0 के बराबर है, ये क्या, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव या कंपोनेंट वेव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो हम अभी यहाँ पर लेक्चर जो है उसको एंड करते हैं और नेक्स्ट जो है वो अपना स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स। ठीक है, और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।